मेरे काम की कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं। अच्छी बात यह है कि मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी है और मुझे साल में 2 बार लगभग 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है और मैं घूमने के लिए विदेश में जाता हूं। बुरी बात यह है कि कभी कभी मुझे कई हफ्तों तक लगातार काम करना पड़ता है और जहां काम हो वहीं रहना पड़ता है, बिल्कुल मेहमान बनकर या कहूं कोई गुलाम बनकर। कुछ कॉलोनी ऐसी हैं जो बहुत पुरानी है और वहां हर एक घर को चेक करना पड़ता है। किसी घर में कोई खराबी तो नहीं, कोई घर बहुत जर्जर हालत में तो नहीं। अगर ऐसी बात है तो सरकार को सूचित किया जाता है और उसके बाद उन परिवार वालों को नोटिस भेजा जाता है कि घर की रिपेयर की जाए, रहने लायक घर को बनाया जाए, क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन कुछ परिवार गरीब होते हैं, वो घर की रिपेयर कर ही नहीं पाते, किसी तरह से काम चलाते रहते हैं। अमेरिका में कुछ घर 100 से ज्यादा साल पुराने हैं और पिछली बार ही एक ऐसा घर था जिसकी पहली मंजिल पर 2 बच्चे रहते थे और छत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैंने उस परिवार को बताया था, देखिए छत काफी खराब है, अब बच्चों को ऊपर सुला रहे हैं, छत थोड़ी सी नीचे की तरफ बैठ चुकी है, रिपेयर की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन फिर उन बच्चों के पिता ने कहा था, हमारे पास कमी है, थोड़ी डॉलर्स कम है तो हम रिपेयर कर नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें, अगले 6 महीने के अंदर अंदर मैं ये काम करवा दूंगा। मैंने कहा, देखिए 6 महीने बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सीलन ज्यादा है, छत कभी भी नीचे धंस सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन उन लोगों की मजबूरी मुझे कुछ समझ में आ रही थी और ऐसे हालात में मैं भी कभी कभी लोगों की मदद कर ही देता हूं। मैंने उन्हें $500 दिए थे और कहा था, इससे काम कुछ हद तक तो बन ही जाएगा, बाकी 6 महीने बाद ये जो लकड़ी का पूरा काम है ये करवा लीजिएगा। $500 से भी लकड़ी आ जाएगी, लेकिन खुद उन्हें लगाना होगा। तो वो बच्चों के पिता ने मुझे गले से लगाकर कहा था कि आप तो एक फरिश्ते की तरह आए हैं, हमें लगा था आप हमें घर से बाहर निकाल देंगे। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी का परिवार उजड़े, किसी को घर से बाहर निकाला जाए, लेकिन सरकार भी यही सोचती है कि हादसा ना हो। आप समझ रहे हैं ना, आपके साथ कुछ बुरा ना हो, सरकार ये चाहती है। फिर मैंने उन्हें अच्छे से समझाया था और उसके बाद लगभग 10 दिनों की मुझे छुट्टी मिली थी। अब फिर से नया काम आया है और मैं फ्लोरिडा जाने वाला हूं। वहां पर एक कॉलोनी है जिसे 100 साल से ज्यादा पुरानी कॉलोनी कहा जाता है और वहां माना जा रहा है 50 सालों से ज्यादा पुराने घर हैं और मुझे एक एक करके उस कॉलोनी के हर एक घर को देखना होगा। शहर से काफी ज्यादा दूर वो बनी हुई कॉलोनी कह सकते हैं एक कस्बे के समान है। तो मैंने अपना सामान पैक किया था और मैं सीधे उस जगह पहुंच चुका था। अपनी गाड़ी मैंने एक तरफ एक छोटी सी पार्किंग बनी हुई वहां लगा ली थी। ये एक रिहायशी एरिया था, यहां कोई भी दुकान नहीं थी, कुछ भी और नहीं था। देखने में घर भी काफी ज्यादा पुराने लग रहे थे। कह सकते हैं यहां पर 100 से ज्यादा घर थे। अब कुछ घरों में लोग रहते हैं, कुछ घरों में लोग नहीं रहते। सारे के सारे पेपर्स मेरे पास मौजूद थे। फिर मैं देख रहा, अच्छा तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये घर आगे बच्चों को मिले जा रहे हैं। 50 सालों से ज़्यादा पुराने घर हैं, अब 100 साल पुराने भी हो सकते हैं। पेपर्स में तो 50 साल पहले रजिस्ट्रेशन इनकी हुई थी। देखते हैं घर के अंदर जाकर। सबसे पहले वाला जो घर था, जब मैंने उसकी बेल बजाई थी, वक्त दोपहर के 12 बजे का था। मैं बेल बजाता गया, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं आया, जिसके बाद मुझे लगा घर में कोई होगा नहीं। जैसे ही उस घर से थोड़ा आगे बढ़ने वाला था, मुझे उस घर की एक खिड़की के अंदर खेलता हुआ एक बच्चा नजर आया। फिर मैंने एक खिड़की पर जरा सा खटखटाया और इशारा किया, मम्मी पापा घर में हैं या तुम घर में अकेले हो? उसने कहा, मम्मी पापा नीचे बेसमेंट में हैं। फिर मैंने उस बच्चे को कहा, अपने पेरेंट्स को थोड़ा कह दोगे कि बाहर कोई आया है, मैं बार बार बेल बजाए जा रहा हूं। तो उस बच्चे ने कहा, 1 मिनट। फिर से मैं दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया था। 5 मिनट का वक्त हुआ। उसके बाद अंदर से किसी के चलने की आवाज आई।
वो आदमी दरवाजे के करीब आया और फिर मुझसे पूछने लगा। मैं चाहता था कि वो दरवाज़ा खोले, मुझसे बात करे। मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाना चाहता था, क्योंकि ऐसे ही किसी अनजान को आप घर के अंदर आने नहीं देते, तो मैं पहले भरोसा जीतना चाहता था। उस आदमी ने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। जी, कौन है आप? क्या चाहिए आपको? आप यहाँ के नहीं लगते। मैंने कहा, जी नहीं, मैं एक प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हूँ और इस पूरी कॉलोनी की इंस्पेक्शन होने वाली है और ये काम मैं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप दरवाज़ा खोलें ताकि मैं आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखा पाऊँ। उसने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, पहले ये बताओ तुम घर के अंदर आना चाहते हो? मैंने कहा, जी बिल्कुल, मैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हूँ, देखिए मेरे पास सारे पेपर्स हैं, मैं घर के अंदर आना चाहूँगा, घर को देखना चाहूँगा, पूरी इंस्पेक्शन करना चाहूँगा। वो आदमी कहने लगा, जी मैंने तो कोई जुर्म भी नहीं किया और मेरे परिवार ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप घर की इंस्पेक्शन क्यों करना चाहेंगे? हम में से किसी ने कुछ गलत किया है क्या? फिर मैंने उस आदमी को समझाया, देखिए आपने कुछ गलत नहीं किया है, सरकार की तरफ से समय समय पर इंस्पेक्शन होती है। अब इस कॉलोनी की भी पूरी इंस्पेक्शन होगी, क्योंकि घर काफ़ी पुराने हैं, हो सकता है किसी घर में रिपेयर की ज़रूरत हो या कुछ और भी, तो इंस्पेक्शन के दौरान मैं घर को अच्छे से चेक करूँगा ताकि सब कुछ ठीक चल रहा है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, मैं कोई वैसा इंस्पेक्टर नहीं हूँ जो आपको पकड़कर जेल में डाल दूंगा, बल्कि सरकार की तरफ से मैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हूँ, सिर्फ देखूंगा घर ठीक है या नहीं है, बस इतना। फिर उस आदमी ने जब दरवाज़ा खोला था, दरवाजे के ऊपरी हिस्से तक सिर्फ उसकी छाती आ रही थी। उसका जो कद था वो लगभग 7 से 7.5 फुट का होगा, सिर्फ छाती दिख रही। अच्छा, तभी आवाज़ ऊपर से आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा भारी आ रही थी। फिर जब मैं उस आदमी के साथ घर के अंदर गया, ये एक बड़ा घर था जिसे अंदर से काफ़ी अच्छे से सजाया गया था। बाहर से देखने में ये लकड़ी वाला घर लग रहा, लेकिन अंदर तो ईंटों का और पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया था। और जब उसने सामने वाले उस सोफे पर बैठने के लिए कहा, इतने बड़े सोफे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। वो आदमी एक सोफे पर बैठा तो वो सोफा भी नीचे की तरफ धंस चुका था, क्योंकि उस आदमी का वजन 150 किलो होगा। लेकिन एक अलग सी बात थी, उस आदमी ने चेहरे पर थोड़ा सा पाउडर लगाया हुआ था, जैसे लड़कियों की तरह मेकअप किया हो। हट्टा कट्टा तगड़ा पहलवान था, लेकिन चेहरे पर लड़कियों की तरह मेकअप किया हुआ। और उसके बाद उसकी बीवी भी आई और उसकी बीवी का कद 5 फुट होगा। दोनों के कद में बहुत ज़्यादा अंतर था और उस औरत ने भी चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ। एक ही बच्चा था उनका, वो लड़का भी पास में आकर बैठ चुका था। जिसके बाद मैं उनसे सवाल करने लगा था, जी आप ही हैं मार्कर फैमिली? तो आपके दादाजी ने ये घर रजिस्टर करवाया था? वो आदमी कहने लगा, जी दादाजी ने करवाया था। फिर एक एक करके मैं उनसे सवाल पूछता गया, घर की रिपेयर कब कब हो चुकी है, कितने कमरे हैं, उनमें क्या रखा है, आप काम क्या करते हैं। कुछ जवाब देने में वो थोड़ा सा हिचक रहे थे, और ऐसे छोटे कस्बे में, कंट्री एरिया में ऐसा होता ही है। वो काम बताने में थोड़ा सा हिचक रहा था, शायद काम ना करता हो, तो मैं उसे ज़्यादा परेशान भी करना नहीं चाहता था। फिर मैंने उसे कहा, देखिए आज मैं आपके घर की इंस्पेक्शन करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कितने कमरे हैं, क्या कमरों की हालत सही है, लकड़ी का इस्तेमाल सही से किया गया है या नहीं। वो आदमी एक एक करके मुझे हर एक कमरा दिखाने लगा। कमरों की हालत बड़ी अच्छी थी, लेकिन जो उन्होंने सामान रखा हुआ था वो बड़ा बेकार, बहुत पुराना सामान। घर में जो टीवी था वो पुराने ज़माने का था, ठीक से काम भी नहीं करता था। एक बड़ा रेडियो रखा हुआ था। इसी के साथ छत पर बच्चे ने जैसे चढ़कर अजीब से निशान बनाए हों, लेकिन बच्चा छत पर चढ़ा कैसे? शायद सीढ़ी लगाकर चढ़ा होगा। छत पर बहुत कुछ चित्रकारी की गई थी और टेढ़ी मेढ़ी घटिया सी। बेसमेंट में एक कमरा था, अब वो छोटे से हिस्से को पूरी तरह से बंद किया गया था। मैं चाहता था, जी इस कमरे को भी खोलिए। वो आदमी गुस्से में कहने लगा, देखिए आप प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हैं,
इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमारी भी कोई प्राइवेसी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते कोई देखे। फिर मैं चाहता था उस कमरे को देखना, लेकिन उस आदमी की बातें भी बिल्कुल ठीक थी। मैं कोई वारंट लेकर नहीं आया था, मैं छापा मारने नहीं आया था। किसी एक कमरे में कोई ऐसा सामान चलो रखा जा सकता है। नियम के अनुसार मैं पूरे घर को चेक तो कर सकता हूँ, लेकिन कुछ हिस्से अगर घर के ऐसे हों जहाँ प्राइवेट सामान रखा हो, कोई ऐसा जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो मैंने उस आदमी को समझाया। लगभग पूरा दिन लग गया और ऐसा बेकार पुराना सामान देखने के बाद मुझे लग रहा था कि ये परिवार है तो गरीब, लेकिन अंदर घर को जैसे खुद ही ठीक किया है इन्होंने। लकड़ी का ही इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि पत्थर ईंटों का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। वो आदमी मुझसे पूछना चाहता था, तो आप हर एक घर को चेक करेंगे? मैंने कहा जी। उसने कहा, अगर आपको कोई घर दिखाना ना चाहे तो क्या आप ज़बरदस्ती देखेंगे, वारंट लेकर आएंगे? मैंने कहा, देखिए मैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हूँ, कोई पुलिस वाला नहीं हूँ। अगर आप मना करेंगे तो मैं घर को नहीं देखूंगा, लेकिन उसके बाद जब मैं वापस जाऊंगा रिपोर्ट सरकार को दूंगा। उसके बाद सरकार अपनी तरफ से हो सकता है किसी पुलिस वाले को भेजे। जब पुलिस वाला आएगा फिर वो वारंट लेकर आएगा कि घर में कुछ इलीगल भी हो सकता है, उस तरह से भी वो तलाशी लेंगे, तो वो बात थोड़ी बिगड़ सकती है। इसमें कोई ज़्यादा खराबी नहीं है। मैं घर को देखूंगा, सिर्फ उन्हीं घर की अलग रिपोर्ट बनाऊंगा जो बहुत जर्जर है, समझ सकते हैं ना, चोट ना लगे, बस इतना। वहां कॉलोनी में काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे। मैं घर की तलाशी ले रहा हूं, कोई इंस्पेक्टर आया है, इसी डर में काफ़ी लोग वहां पर थे और वक्त भी लगभग 7 साढ़े 7 बजे का हो गया था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। हर एक घर के आगे लाइट लगी हुई और कुछ लोग थे जो टॉर्च लेकर वहां पर खड़े। 30 लोगों की भीड़ थी और एक एक करके हर कोई पूछ रहा था, क्या हमारे घर की भी तलाशी ली जाएगी? मैंने सबको समझाया, देखिए मैं हर एक घर को जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करूंगा कि घरों की हालत कैसी है। मैं खुद भी कोई मुसीबत नहीं चाहता, तो आपके लिए भी कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी। आप ऐसे मत डरिए कि आपके खिलाफ कोई केस बनेगा या वैसा कुछ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं मुहैया करवाऊंगा। कोई सरकारी सहूलत की ज़रूरत हो तो मैं वो मुहैया करवाऊंगा। उसके बाद मैंने उन लोगों को कहा, तो फिर मैं चलता हूँ, आसपास देखता हूँ कोई होटल वगैरह है, क्योंकि मुझे रात गुजारनी है और सुबह से फिर से काम करना है। अब मुझे लगता है 10 से 15 दिन तो मैं हर रोज़ यहाँ घरों को देखा करूँगा। अब शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, यहाँ आने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगा, तो कल से जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। उन लोगों ने कहा, तो यहाँ से आप बहुत दूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, रहने के लिए कोई भी जगह आपको नहीं मिलेगी। आप ऐसा कीजिए ना, यहाँ आपको रहने के लिए एक घर मिल जाएगा, लेकिन अगर बेसमेंट मिले तो आपको परेशानी तो नहीं होगी। बेड वगैरह सब कुछ वहीं पर लगा होगा। खाने का इंतज़ाम भी हम कर देंगे, लेकिन बदले में थोड़ी हमारी मदद कर दीजिएगा। अब छोटी मोटी गलती को माफ़ कर दीजिएगा। मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, आप डरिए मत। ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता या मैं आपको फंसाना चाहता हूँ। अब छोटी मोटी बात तो छिपाई जा सकती है, समझ सकते हैं ना। बाकी मैं किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी काम नहीं करता, आप समझ रहे हैं। सबने हामी भरी और मुझे एक घर की बेसमेंट में रहने की जगह मिल चुकी थी। वो घर खाली पड़ा था, लेकिन कहा गया कि पीछे से दरवाज़ा है, मैं बेसमेंट में रह सकता हूँ। लेकिन यहाँ कुछ नियम है जो कॉलोनी वालों ने बनाए हैं। कोई बाहरी लोग यहाँ आ नहीं सकते। मैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हूँ, सरकार की तरफ से आया हूँ, तभी मुझे अंदर आने की जगह मिली थी। मैं नियमों का पालन करूँ, किसी घर में बिना इजाज़त के ना घुसूँ, किसी चीज़ को ना छेड़ूँ, रात के वक्त बाहर ना निकलूँ। ऐसे कई नियम मुझे बताए गए थे और मैं उन नियमों का पालन करना चाहता था। अब काम करके काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। बेसमेंट में उस बेड पर मैं लेटा हुआ। मैंने उस बेड को अच्छे से साफ किया था। मैं नहीं चाहता था मुझे यहाँ बेड पर लेटने के कारण किसी तरह की कोई बीमारी हो या मुझे कोई चमड़ी रोग हो। तो मैं आराम से बेड पर चादर को बिछाकर लेटा हुआ। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, लेकिन मेरी नींद खराब हुई। बेसमेंट से ऊपर उस घर में
किसी भारी चीज को जैसे खींचा जा रहा हो। वो भारी सी आवाज आई जिसने मेरी आंखों को खोलकर रख दिया। और तभी मुझे ख्याल आया, उन्होंने तो कहा था कि घर खाली है, कोई रहता नहीं, तो ये क्या है रात के वक्त? अरे इस समय भी 10 बजे का हो चुका है, अब कौन है जो सामान को घसीट रहा है? तभी मैं बेसमेंट पे रहना पसंद नहीं करता। चलो अब क्या करें, मजबूरी है। जिसके बाद दोबारा तो आवाज नहीं आई, लेकिन जब मैंने आंखें बंद की थी मुझे ऐसा लगा जैसे आसपास थोड़ी गर्मी सी हो गई हो। मैंने ध्यान दिया, हीटर सिस्टम काम तो नहीं कर रहा, लेकिन कमरा तो ठंडा ही था। एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे शरीर के आसपास कोई गर्म चीज रखी गई हो या कोई गर्म करीब आया हो। मैं तब ये सोचकर थोड़ा घबरा चुका था। उसके बाद मैंने आसपास कुछ घिसटने की आवाज को सुना। कमरे में काफी ज्यादा कबाड़ पड़ा था, पुराना सामान, बक्सों में डिब्बे वगैरह बहुत कुछ पड़ा था। वहां कुछ सरकने की आवाज आने लगी, जैसे कोई सांप हो या कोई और हो। मैंने अच्छे से लाइट जलाई, उसके बाद इधर उधर झांका, वहां पर कोई नहीं था। जैसे ही मैं बेड पर आया फिर से हल्की फुल्की आवाज आती रही। इसी कारण 12 बजे तक मैं सही से सो ही नहीं पा रहा था। मैं बार बार परेशान होता जा रहा था और 12 बजे मुझे और भी ज्यादा डर लगा जब बेड के बेहद करीब थोड़ी चलने की आवाज आई। मुझे लगा बेसमेंट में मेरे सिवा भी कोई मौजूद है। मैं जल्दी से उठा। जब मैंने उस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। छिपने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन कोई चला तो था। फिर मैं घबराने लगा। आवाजें भी आ रही हैं, चलने की आवाज, ऐसा लगता है गर्मी है, शरीर के आसपास कोई है जो मुझे ताक रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। ये जगह भूतिया तो नहीं? अरे ऐसी बंद पड़ी जगह को भूतिया कहा जाता है। मुझे अब तक ये पक्का नहीं है भूत होते हैं या नहीं होते, लेकिन सब कहते हैं कि नहीं होते, कहानियों का हिस्सा होता है। लेकिन जब कहानियां बनी है तो सच भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं, एक तो मैं थोड़ा सा डरपोक हूँ और मुझे ऐसी जगह रहना पसंद नहीं। होटल भी नहीं है, होटल में रहता तो अच्छा लगता। क्या परेशानी है, अब नींद नहीं आएगी। रात भर मैं सो नहीं पाया था और सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गया। मैं 8 बजे मैं अगले घर को देखना चाहता था और उसकी इंस्पेक्शन बहुत जल्दी करना चाहता था। मैं दूसरे घर में पहुंचा। वहां पर मुझे एक पूरा परिवार मिला। बड़े खुश दिल थे वो, बड़े अच्छे से बात कर रहे थे और बार बार मुझसे ये पूछे जा रहे थे कि आपको वो घर में ठीक तो लगा ना, परेशानी तो नहीं हुई ना? मैं उनके घर को देख रहा था। उनका घर काफी ज्यादा पुराना था, दीवारों पर काफी ज्यादा सीलन आई हुई थी, लेकिन रहने लायक जरूर था। घर में काफी ज्यादा कीड़े भी थे और मैंने उनसे पूछा, आप इस घर में कैसे रहते हैं? यहां तो कीड़े भी बहुत हैं, दीवारों पर सीलन आई है और ये काले वाली जो सीलन है ना, इस तरह से आ जाती है। ये काई, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इससे शरीर में कुछ बदलाव होते हैं और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। लेकिन वो कह रहे थे, जी नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी देखिए सब कुछ रहने लायक है, ठीक है। मैं उस घर को जर्जर नहीं कह सकता था, लेकिन इतना ज़रूर था, मुझे वो घर अब तक का सबसे अजीब घर लगा था। जहाँ इतने ज़्यादा कीड़े हैं, बेड के नीचे खटमल ही खटमल, और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे ना, उनमें भी कीड़े थे। बहुत ज़्यादा गरीब लग रहे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ लग रहे। बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा था उनका। उन्होंने जो बार बार मुझसे सवाल पूछे वो रात के बारे में ही पूछे कि वहाँ सब कुछ ठीक है, आप वहाँ अच्छे से सो तो पाए ना, परेशानी तो नहीं हुई ना। उनके बार बार आ रहे ये सवाल मुझे विचलित किए जा रहे थे। तो मैंने उनसे एक बार पूछ ही लिया, जी वो तो सब कुछ ठीक है, मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूँ, वो जो घर है वो भूतिया तो नहीं है ना? वो हंसने लगे, काफ़ी ज़्यादा हंसे और फिर उन्होंने ना में जवाब दिया। पहले बड़ी तेज़ी से जवाब दे रहे थे, इस बार हंसकर बड़े आराम से जवाब दिया। फिर मैं उन्हें कहने लगा, देखिए रात को ना बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वो आदमी कहने लगा, ऐसा है तो अब यहाँ रहने के लिए कोई और अच्छी जगह भी नहीं है, आपको
वहीं रहना होगा। अब क्या ही कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। फिर मैंने उसे समझाया, देखिए अगर मैं यहाँ से गया ना तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा और सरकार काम ज़रूर पूरा करती है। मैं नहीं तो कोई और नहीं तो उसके बाद कोई फिर और आएगा। उसके बाद चेकिंग तो अच्छे से होगी। अगर एक आदमी से काम नहीं बनता तो ज़्यादा लोग आएंगे, और अगर लोग थोड़ा परेशान हो या कोई परेशान करे या आपको सिक्योरिटी की चिंता है तो फिर पुलिस वाले भी साथ आते हैं। आप समझ रहे हैं ना, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी हो। मुझे परेशानी हुई तो पुलिस वाले आएंगे, उससे आपको परेशानी होगी। पुलिस वाले ठीक से चेकिंग नहीं करते, वो लोगों का साथ नहीं देते। जिसके बाद उस आदमी की जो बीवी थी ना, वो थोड़ी सी भौचक्की हो गई। वो थोड़ी हैरान, थोड़ी डरी और फिर घर से वो बाहर गई। मैं घर की चेकिंग लगभग 2 घंटों में कर चुका था। यह घर रहने लायक तो नहीं था, लेकिन सरकारी तौर पर कुछ किया भी नहीं जा सकता था। कीड़ों से इन्हें नहीं परेशानी तो सरकार क्या करे। वैसे भी ये एक छोटा कस्बा था ना। मैं जब घर से बाहर आया, वहां कई लोग थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि अगर आप यहां से गए तो क्या और लोग आएंगे। मैंने उन्हें अच्छे से समझाया, जी बिल्कुल, मेरे जाने के बाद और आएंगे, और हर बार ना थोड़ा मुश्किल होगा आपको। मैं चाहता हूं मैं चेकिंग करूं, रिपोर्ट बनाऊं और चला जाऊं। आपके लिए भी मुसीबत ना हो, मेरे लिए भी ना हो। जिसके बाद वो लोग थोड़ा ज़्यादा कोऑपरेट करने लगे। उन्हें डर था कि मैं तो ठीक हूं, कोई और ना आए। फिर मैं अगले घर को देखने के लिए गया। अगले घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। बड़ा ही साफ सुथरा और अच्छा घर था। लेकिन उस घर में भी एक ऐसा कमरा था जो वो दिखाना नहीं चाहते थे, और नियमों के अनुसार मैं उस कमरे को देख भी नहीं सकता था। मैंने एटिक को चेक किया, सब कुछ ठीक था। एटिक में बहुत सारे पंछियों की हड्डियां पड़ी हुई, और उसकी बदबू ऊपर वाले कमरे में भी काफी ज्यादा आ रही। वो उस कमरे का भी कोई खास इस्तेमाल नहीं करते थे। वहां पर बेड लगाया हुआ था, अंदर बहुत ज्यादा गंदगी थी, और एटिक में इतने ज्यादा पंछियों की हड्डियां थी, इतने ज्यादा, कह सकते हैं 1000 से ज्यादा पंछी होंगे जो शायद वहां घुसे होंगे एक एक करके और मरते गए, या उनकी हड्डियों को वहां रखा गया है किसी कारणवश। मैंने उस परिवार से ये सवाल पूछा था कि ये आपने हड्डियां इतनी ज्यादा क्यों रखी हैं, या आपने इसकी सफाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि पंछी शायद एटिक में घुसते गए होंगे, हमें इसके बारे में नहीं पता। तो मैंने उन्हें कहा, जी सफाई करवाइए, काफी अच्छा लगेगा घर। आपका घर तो काफी साफ सुथरा है, बस ऊपर वाला कमरा थोड़ा गंदा है। एटिक की सफाई भी आप करवा लीजिए तो अच्छा रहेगा। और उस औरत ने मुझे यही कहा था, अगर सफाई ना हो तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी। मैंने कहा, जी नहीं, ऐसे नहीं, बस मैं वैसे ही सफाई के लहजे से कह रहा था, बाकी नहीं भी करना चाहते तो ठीक है। तो वो औरत मुस्कुराई, और मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे उन्हें ये अच्छा लग रहा था कि एटिक में मरे हुए पंछियों की हड्डियां पड़ी हैं। और तब मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये कैसी पुरानी कॉलोनी है, ये कैसे लोग हैं, बड़े अजीब हैं। फिर अगले घर को जब मैं देखने के लिए गया, उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। बाहर सिर्फ पर्दा लगाया गया। उस पर्दे को खोलकर मैं अंदर गया और अंदर भी देखा, वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। उन्होंने घर ऐसा बनवाया था जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। और फिर मैंने उनसे यह भी पूछा कि जब सर्दियों में ठंड ज्यादा होती है तब आप कैसे रहते हैं, आपको ठंड नहीं लगती, बाहर से अंदर ठंडी हवा नहीं आती। उस घर में सिर्फ एक ही आदमी रहता था, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा और काफी ज्यादा तगड़ा। उसके शरीर पर बाल बहुत ज्यादा थे, चेहरे पर भी काफी ज्यादा बाल थे जो उसने ट्रिम किए हुए थे। वो कह रहा था, नहीं मुझे तो गर्मी काफी ज्यादा लगती है, और थोड़ा हमारे परिवार में दरवाज़ों को पसंद नहीं किया जाता, तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी यही रिवाज चलाए रखना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी भी दरवाज़ों को पसंद नहीं करते थे, मेरे पिता भी दरवाजे को पसंद नहीं करते थे, तो मुझे भी दरवाजे कोई खास पसंद नहीं है। और मैं उसकी तरफ देखकर सोच रहा, कैसा पागल इंसान है, दरवाजे किसे पसंद नहीं होते, सुरक्षा के लिए दरवाज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसे तो कोई भी घर के अंदर घुस सकता है, कोई जानवर भी।
जब मैंने उससे ये पूछा ना तो वो थोड़ा गुस्सा हुआ था। उसने मुझे कहा था, आप देखिए इधर उधर की बातें मत कीजिए, मुझे कोई जानवरों की बातें नहीं सुननी, आप घर को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। घर में कोई दरवाज़ा नहीं था और उसके बेडरूम में एक बेड लगा हुआ था, बाकी कोई सामान नहीं था। पूरा का पूरा घर खाली, एक ही कमरा जिसमें सिर्फ बेड और गद्दे भी बहुत बुरी तरह से फटे हुए। मैंने उन गद्दों को ध्यान से देखा तो वो फटे हुए अपने आप नहीं थे, उन्हें फाड़ा गया था। वो गद्दे तो नए ही लग रहे थे, जैसे किसी जानवर ने उसे फाड़ डाला हो। हालत गद्दे की बुरी थी, लेकिन चादर से उसे छिपाया गया था। मैंने उस आदमी से सवाल पूछा और उसने जवाब देने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, देखिए आप थोड़ा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे, आप घर को देखिए, आप मेरी प्राइवेट चीज़ों को क्यों देख रहे हैं। घर में कोई तस्वीर नहीं, कुछ नहीं, तो दरवाज़ों की कोई खास ज़रूरत भी नहीं। लेकिन ठंड में कोई यहाँ कैसे रह सकता है, बस यही सोच रहा था मैं। फिर ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे भी मैंने अच्छे से देखे। उस आदमी ने कोई कमरा नहीं छिपाया था, लेकिन बाथरूम में जब मैं देख रहा कि ज़्यादा सीलन तो नहीं, छत तो खराब नहीं, तो मैंने बाथरूम में टॉयलेट सीट के पीछे एक दरवाज़ा देखा। वो दरवाज़ा बाथरूम से कहीं और जाने के लिए था और मैंने जब उसे छूना चाहा उस आदमी ने साफ मना कर दिया। देखिए इस बाथरूम के साथ एक और अटैच बाथरूम था, 2 बाथरूम जुड़े हुए थे, तो उसे बंद किया गया है, आप वहाँ नहीं जा सकते। फिर से इस घर में भी एक ऐसा कमरा जहाँ मैं नहीं जा सकता था और नियम के अनुसार मैं ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकता था। लेकिन मुझे ये सारे के सारे लोग कुछ अजीब तो लगते हैं। ऐसा क्यों लगता है, ये सब मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अब मैंने ये भी नोटिस किया कि यहाँ हर एक घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक समान हैं, हर घर में रखी गई हैं। जैसे कि काले रंग के कुछ पत्थर, उन पर कुछ उकेरा गया है, दीवारों पर कुछ ना कुछ बनाया गया है, या तो दीवारों पर या छतों पर। और हर घर के आगे एक लाल रंग के छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, अजीब से हैं, उनमें कांटे भी ज्यादा हैं, लेकिन वही पौधे घर के दरवाजे के बिल्कुल करीब भारी मात्रा में लगाए गए हैं। और यहां घास की कटाई कोई नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद लोगों का रहन सहन फिर भी ठीक ही था। वक्त रात का हो चुका था और मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ था कि आज भी वो भूतिया घर में रहना होगा। अब मैं क्या करूं। उस बेसमेंट में रात के वक्त मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक चीज थी जिसने मुझे परेशान किया। ना ऊपर से आवाज, ना नीचे से कुछ, लेकिन घर के बाहर जैसे कोई बात कर रहा हो। ऐसा लगा जैसे कभी कभी कोई झगड़ा भी कर रहा हो। तो मैं जब बाहर जाकर देखना चाहता था तो बाहर मुझे कोई नहीं मिला। 2 बार मैं बाहर निकला था, कोई ना कोई घर के बेहद करीब तो था। जब मैं दरवाजा खोलता जैसे वो यहां से चले जाते। ये घर के आसपास कौन हो सकता है? तो मैंने सोचा क्यों ना रात के वक्त मैं बाहर घूमूं, देखूं आसपास क्या है, क्योंकि कभी कभी किसी इलाके में रात के वक्त घूमकर यह पता चलता है कि यहाँ कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा, जो दिन के वक्त नहीं होता बल्कि रात को चलता है। और ये कॉलोनी के लोग काम क्या करते हैं? सभी के सभी 2 दिनों से यहीं पर हैं, तो इनके घर का गुजारा चल कैसे रहा है? मुझे हर एक चीज का जवाब चाहिए था। मैंने बाहर स्ट्रीट पर घूमना शुरू कर दिया, लेकिन मैं छिपते छिपते घूम रहा था। मैं बस खिड़कियों से थोड़ा थोड़ा अंदर झांकना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि बाकी घरों में क्या है। इन घरों में आगे वाले कुछ दिनों में जाऊंगा मैं। लेकिन घूमते घूमते मुझे काफी लोग घरों से बाहर मिले। दिन के वक्त ज्यादातर यहां सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन लोग रात के वक्त घरों से बाहर थे, इसीलिए मैं उनसे थोड़ा सा बचना चाहता था, उनकी नजर में आना नहीं चाहता था। मैंने एक आदमी को देखा, एक कंबल को ओढ़े, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मुझे वो एक गली के अंदर से निकलता हुआ नजर आया और वो इसी तरफ बढ़ रहा, तो मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। मुझे डर था कि इस जगह मुझे कोई देख ना ले, क्योंकि मैं घर के काफी ज्यादा करीब हूं और इससे ये साफ हो जाएगा कि मैं घरों के अंदर छानबीन कर रहा हूं, झांक रहा हूं। मैं पेड़ के पीछे छिपा। वो आदमी पेड़ के करीब आया।
ऐसे घबराया हुआ कि उसने लिफाफे में कोई चीज रखी हुई थी जो थोड़ी थोड़ी गीली थी। उसके हाथ से वो लिफाफा छूट गया। वो चीज नीचे गिरी। नीचे खून के धब्बे पड़ चुके थे। उसने वो लिफाफे को बड़ी जल्दी उठाया और वहां से वो निकलने लगा। पीछे वाले उस खाली इलाके की तरफ वो जा रहा और मैंने जब खून के धब्बे देखे तो मुझे शक हुआ, ये क्या, ये तो कोई गड़बड़ लगती है। ऐसा तो नहीं यहाँ कोई कातिल वातिल है। देखता हूं इसके पीछे जाकर। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं देखना चाहता था वो जा कहाँ रहा है। वो कॉलोनी से बाहर जा रहा था और ये जंगली इलाका है जहां पर बहुत पुरानी कॉलोनी बनी हुई है। आसपास कोई शहर मौजूद नहीं है तो बाकी जगह खाली ही है। वो खाली जगह की तरफ बढ़ा जा रहा था। मैं मुड़ मुड़ कर देख भी रहा था। उसके साथ कोई हो ना, मुझे कोई देख ना ले। यहां लोगों के कुछ राज तो है जो वो मुझे बताते नहीं। पता करता हूं। मैं उस आदमी के पीछे जाता गया तो वो मुझे खंडहर तक ले गया। वहां पर वो जब पहुंचा, उसने अपने ऊपर उड़ा हुआ कंबल उतार दिया। उस कंबल की सिवा उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। उसके शरीर पर खून के धब्बे थे। लिफाफे में जो चीज थी ना, वो हिल रही थी, लेकिन वो दूर से नजर नहीं आ रहा क्या चीज है। थोड़ी थोड़ी हिल रही। वो जो खंडहर थे ना, वो कोई किले के या घर के खंडहर नहीं लग रहे। उन पत्थरों को वहां उसी तरह से लगाया गया। वो 8 बड़े बड़े पत्थर थे जो चारों तरफ लगाए गए और बीच में एक पत्थर जिस पर वो खड़ा हो गया। और जो चीज उसके हाथ में थी ना, उसे ऊपर की तरफ उठाया उसने। जब उसे ऊपर उठाया, हर एक पत्थर के ऊपर अपने आप आग जलने लगी। एक जादू। जब आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी तो रोशनी भी ज्यादा हुई। मैंने उसके हाथ में देखा, वो चीज धड़क रही थी। वो जैसे एक दिल हो। उसके हाथ में दिल, और बाहर निकला हुआ दिल इस तरह से धड़कता नहीं, वो तो धड़कना बंद कर देता है। ये कोई इंसानी दिल ही लग रहा, लेकिन ऐसे हाथ में पकड़े कोई इस पत्थर पर कर क्या रहा है? काला जादू। वो आदमी काला जादू कर रहा है। मैं सहम चुका था। मैं डर चुका था। अब मैं किसी से बात करूं तो किससे करूं? पहले तो इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। पुलिस को तो बता नहीं सकता मैं, क्योंकि धड़कता हुआ दिल किसी को कैसे नजर आएगा। उसके बाद मैं वहां से बड़ी जल्दी निकला। वापस बेसमेंट में आ चुका था और बार बार मेरा मन विचलित हो रहा था। मुझे उल्टी करने का मन कर रहा था। ऐसा घिनौना दृश्य देखा था मैंने उस आदमी को पहचान लिया था। जिसके बाद अगली सुबह जैसे ही मैं पहले घर में पहुंचा, मैंने उन्हें कह दिया, सर आपसे बात करनी है, क्या आप कुछ लोगों को बुला देंगे? आसपास के घरों के कुछ लोग आ चुके थे। मैं उनसे बात करना चाहता था। जो रात को मैंने देखा मैं उन्हें बताना चाहता था। मैंने उस आदमी को जब कहा, जी रात को मैंने कुछ देखा है, मैं आपको कैसे बताऊं, किसी को काला जादू करते हुए देखा मैंने। वो घबरा गए। उनके चेहरे उतर चुके थे। फिर वो मुझसे पूछ रहे कौन, कहां, कैसे, और मैंने उन्हें पूरी बात बताई। जिसके बाद उस आदमी को बुलाने के लिए उन्होंने कहा। आधा घंटा मुझे वहां पर बिठाया गया। उसके बाद वो आदमी आया और फिर बाकी उसे पकड़कर पीटना चाहते थे। मैंने कहा, जी नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। रात को मैंने ऐसा देखा, मुझे लगता है इसने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, किसी को मारा है। तो वहां कुछ लोग हंस रहे थे और मुझे जानकारी मिली कि वो आदमी पागल है। यहां पहले भी काफी बार ऐसा हो चुका है कि वो बिना कपड़ों के घूमता है। तो कुछ औरतों ने कंप्लेंट की, लेकिन हम यहां घटी घटनाओं को पुलिस तक पहुंचने नहीं देते। यहीं पर हम उसे सुलटा लेते हैं। तो उस आदमी को बार बार समझाने के बावजूद वो ऐसी हरकतें करता है। उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और मुझे एक प्लास्टिक का दिल दिखाया गया और कहा गया कि जी ये है, इसे लेकर घूमता है, ऐसा दिखाता है जैसे जादू वगैरह करता है। मैंने पूछा, पत्थर को आग लगी थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहां पर भी लोगों ने अलग अलग बहाने से सुनाए। मुझे उन पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब सब कह रहे हैं
यकीन तो करना होगा। और वो आदमी भी पागलों जैसी हरकतें करने लगा था, जैसे कोई बच्चा हो अपने कपड़े उतारना चाहता था। लेकिन जो रात को उसने किया था वो कोई बचपना नहीं था। उस समय ऐसा लगा ही नहीं कि ये पागल है, लेकिन लोग कह रहे हैं तो मुझे मानना ही होगा। उस दिन भी मैंने 2-3 घरों को देखा, और उन 2-3 घरों को देखने के बाद मुझे लोगों पर शक होने लगा। ये लोग बड़े अजीब तरीके से रहते हैं। कुछ बहुत पागल नजर आते हैं, कुछ ने घर में जानवरों की हड्डियां रखी हुई हैं, और मुझे लगता है यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग काला जादू करते हैं। कुछ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें भी एक असमानता है। चेहरे बड़े पीले पीले हैं सबके, सब मेकअप लगाते हैं, जानबूझकर ऐसा दिखते हैं जैसे साधारण हो, लेकिन नहीं, जैसे कोई बीमारी है। हर किसी को कोई बीमारी है, और ये लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी लग रही थी, क्योंकि हर किसी में थोड़ी थोड़ी खून की कमी लग रही। मैंने उन्हें कहा, जी मैं अपना पानी खुद साथ लेकर आया हूँ, आप सब में मुझे थोड़ी गड़बड़ नज़र आती है जी। ऐसा तब होता है जब किसी इलाके में जॉन्डिस फैल जाता है ना, तो उनके शरीर पीले पीले से हो जाते हैं। मुझे सब ऐसे ही क्यों लग रहे हैं? मेरी बातों से वो थोड़ा डर भी रहे थे, और कुछ ऐसा था जो वो मुझसे छिपा भी रहे थे। वो आपस में बात करते और मुझे कुछ ना बताते, और फिर सब जब बात कर लेते तो मुझे मेरे सवालों के जवाब देते, जैसे सब एक दूसरे से पूछते कि जवाब क्या देना है, और फिर मुझे जवाब दिया जाता। कोई तो राज था, लेकिन मैं पुलिस को भी नहीं बुला सकता था। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं खुद भी बड़ी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था। उनके वो राज मेरे लिए खतरनाक साबित ना हो, इस चीज से डरता था मैं। 10 से 15 घर थे जिन्हें मैंने उस दिन देखा। शाम के वक्त तक मैं थक चुका था। सभी घर ठीक ही हालत में थे। 1-2 घर लगे मुझे जिनकी दीवारें थोड़ी बिगड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें वो ठीक कर लेंगे, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था। लेकिन मुझे चेतावनी मिली थी, रात को मैं बाहर ना निकलूं, ये जगह सुरक्षित नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा था कि लोग तो ज़्यादातर रात के वक्त बाहर होते हैं। उन्होंने कहा वो अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं। यहाँ जंगल की तरफ से काफ़ी बार जानवर आ जाते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और रात को ना बाहर निकलिएगा। मैं कहता हूँ आपकी सुरक्षा के लिए कुछ लोग आपके घर के आसपास हम रात के वक्त रखवाली के लिए छोड़ देते हैं। मैंने कहा, जी नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब रात को किसी को क्यों परेशान करना? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन बिना सच जाने मैं रहता नहीं। मेरा घर भूतिया है या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अब सब कुछ ठीक था, लेकिन लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है, मुझे उसका पता लगाना था। यहाँ कुछ तो है जो गलत चल रहा है, मुझे उसका पता लगाना है, और अगर ऐसा कुछ हुआ मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फिर यहाँ छापा पड़ेगा और पुलिस वाले तो सबका सब सच पता लगा ही लेंगे। मैं रात के वक्त छिपकर घूमने लगा, लोगों की तरफ देख रहा था जो घरों से बाहर थे। वो बड़े अजीब थे, और रात के वक्त उन्होंने कपड़े भी बिल्कुल अलग से पहने होते। वो डरे हुए थे। वो हर बार ऐसा लगता जैसे छिपने की कोशिश कर रहे हो कि कोई वहां तो नहीं है, यहां तो नहीं है। मेरा नाम जगह जगह लिया जा रहा था। लोग मुझसे घबरा रहे और मैं छिपकर उनकी बातें सुनना चाहता था, लेकिन नहीं, उनके करीब जाना कोई आसान काम नहीं था। मैंने जो देखा था ना उस खंडहर में, मुझे उससे शक बहुत ज्यादा होने लगा था। इनका बड़ा राज, ये काला जादू करते हैं, जादू टोना करते हैं, और वो दिल, वो खून के धब्बे, मुझे ऐसा लगता है वो असली थे। यहाँ कोई जुर्म हो रहा है, और वो जुर्म ये लोग छिपाते हैं। तस्करी तो नहीं करते, इंसानी अंगों की तस्करी और काले जादू में उसका इस्तेमाल। हो सकता है ये ऐसा करते हों, तभी तो हर एक घर में एक कमरा तो उन्होंने छिपा कर रखा हुआ है। एक घर में, कभी छत पर तो कभी बेसमेंट में, जगह अलग से रखी है जहां कुछ छिपाया होता है, किसी को बताते नहीं ये लोग। छिपते छिपाते मैं एक घर के पास पहुंचा था। उस घर में बार बार लाइट बंद हो रही थी, चल रही थी, जैसे फ्लक्चुएट कर रही हो। मैंने खिड़की के अंदर झांकना चाहा, पर्दे लगे हुए थे। मुझे हल्की सी खिड़की खोलनी पड़ी। मैंने ऐसा किया।
पर्दों को हटाया तो मुझे सामने जो नजर आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने उस घर में 4 लोगों को देखा था। माँ बाप और उनके 2 बच्चे। जो 2 बच्चे थे वो 6 से 7 साल के होंगे। सबके सब हवा में लटके हुए थे, हवा में उड़ रहे थे। कमरे में मोमबत्ती जलाई गई थी और हवा का झोंका आ रहा था, जबकि कोई पंखा नहीं लगा था। हवा में उड़ना ये एक चमत्कारी घटना थी और उनके चेहरे बड़े भयानक थे। वो लोगों के चेहरे ऐसे जैसे कोई प्रेत हों। और अचानक उन्होंने मुझे देख लिया। जब मुझे उन्होंने देखा तो खिड़की से ही छलांग लगाकर वो बाहर आना चाहते थे। वो भयानक रूप। मैं तो भागा, लेकिन वो खिड़की से बाहर एक शैतान की तरह आए थे। वो 4 लोग जो मुझे पकड़ना चाहते थे। वहां उसके बाद शोर शराबा मच चुका था। मेरी जानकारी उन्होंने बाकियों को दी और फिर बाकी भी मेरा पीछा करने लगे। सबके सब कोई लाश की तरह लग रहा तो कोई शैतान की तरह लग रहा। वो 7.5 फुट का आदमी, उसके जो पंजे थे ना वो बहुत बड़े बड़े हो चुके थे। हाथ बिल्कुल एक भेड़िए की तरह हो चुका था। वो भीड़ मुझे एक जगह घेर चुकी और तब मेरा चेहरा उतर गया। मुझे पता ही नहीं चला मैं बेहोश कब हुआ। और जब मैं होश में आया, मुझे एक घर में पकड़ कर रखा गया था। वहां भीड़ थी, लेकिन उनमें से कोई भी भयानक नहीं दिख रहा था। मैं डरकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन फिर एक आदमी कहने लगा, क्या हुआ? आप बेसमेंट में बहुत ज्यादा चीख रहे थे, लगता है आपने कोई सपना देखा है। मैंने कहा, सपना नहीं देखा मैंने जो देखा वो सच था। उन्होंने कहा, नहीं सपना होगा ना, देखिए आप बेसमेंट में हैं, आप बहुत चीख रहे थे तो हम यहां आ गए। मैंने कहा, सपना था? अच्छा, सपना देखा मैंने। तब मेरी नजर दरवाजे की तरफ पड़ी। मैंने उनसे पूछा, लेकिन मैं तो दरवाजा बंद करके सोता हूं ना, चिटिकनी अंदर से लगाई होती है, आप अंदर कैसे आए? फिर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो चिटिकनी शायद नहीं लगी थी, आप भूल गए होंगे ना, देखो दरवाजा खुला ही था, तभी तो हम अंदर आए ना। वहां इतने ज्यादा लोग थे। मैंने पूछा, लेकिन कितने समय से मैं बेहोश था? उन्होंने कहा, 2 घंटे। मैंने कहा, आपको कैसे पता कि मैं सपना देख रहा था और सपने में इतने लोग यहां पर आ गए, यानी इतने समय में मुझे उठाया और इतने लोग आ गए? वो घबराने लगे और फिर मैं उन्हें कहने लगा, सच तो आपको बताना होगा, आप इस तरह से मुझे चकमा नहीं दे सकते। मैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हूं, हजारों जगहों पर जा चुका हूं, यहां जो चल रहा है वो खतरनाक है। तभी पीछे से एक आदमी बोला, मैं पहले से कह रहा था, इसे सच पता लग चुका है, अब ये हमारे लिए खतरनाक हो चुका है। मैं उसकी बात सुनकर उसे समझाना चाहता था, लेकिन बाकी भी बात करने लगे और मुझे डर लगने लगा। उनका कोई सच था जो मुझे पता लग चुका था। जिसके बाद उन्होंने आपस में डिस्कशन की। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, अब आप यहां से नहीं जा सकते, आपको रुकना ही होगा। उन्होंने मुझे जैसे बंदी बना लिया था। फिर वो लोग मेरे पास इकट्ठा होकर आए और कहने लगे, देखिए अब हमारी मजबूरी है, आपको सच पता होना ही चाहिए और आपको हमारा साथ देना होगा, वरना बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैंने पूछा, और बड़ी क्या होगी? वो परिवार, वो शैतान है ना, कुछ ऐसा है ना, और ये घर भूतिया है ना। उन्होंने कहा, ये घर भूतिया नहीं है, सभी लोग भूतिया हैं। ये कॉलोनी 50 साल पहले नहीं बनी थी। 50 साल पहले इसकी रजिस्ट्रेशन हुई, क्योंकि यहाँ रहने वाले हम में से कुछ ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें लगा कि आधुनिक दुनिया से मिलकर ही रहना होगा, वरना हम पर शक होने लगेगा, तो हमने रजिस्ट्रेशन करवाई। वरना ये कॉलोनी 500 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर कुछ लोग 500 सालों से भी जिंदा हैं। आपको उनसे मिलवाया जा सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखें तो। मैंने कहा, धैर्य? आप कहना क्या चाहते हैं? वो परिवार ऐसा नहीं, सभी लोग ऐसे हैं। उसने कहा, जी हम सब ऐसे हैं। आप हमें भूत कह सकते हैं,
प्रेत कह सकते हैं, हमें कई अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं हैं। हम मरे हुए भी हैं, जिंदा भी हैं, इंसानों का अलग रूप। और हम यहाँ बाकियों से दूर रहते हैं। आप देखिए, रिपोर्ट में ये बात बाहर मत पहुँचाइएगा। यहाँ अगर ये बात बाहर पहुँची, हमें फिर से नई जगह अपना बसेरा बनाना होगा, और ये काम बड़ा मुश्किल होता है। पिछली बार भी लगभग 500 साल पहले ऐसी मुसीबत हम पर आई थी, तो हमारी आबादी उस समय कम हुई। हम किसी जंग या युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते, हम इसी तरह से अलग ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इंसान हमसे डरेंगे क्योंकि हम बाकियों से अलग हैं। अब जैसे कोई इंसान किसी विकार के कारण, किसी बीमारी के कारण थोड़ा अलग हो जाता है ना, हम भी कुछ अलग हैं इंसान, लेकिन अलग रूप में हम बदल चुके हैं। कह सकते हैं इंसानों से अलग हो चुके हैं। अब इंसान हमको कभी शैतान समझ लेते हैं, कभी प्रेत, क्योंकि हमारे पास कुछ अलग ताकत है। हम रात के वक्त उस ताकत को जगा सकते हैं। वो इंसान, उसने अपना दिल अपनी छाती से निकाला था, और उस रस्म को उसे महीने में एक बार करना पड़ता है, जिससे वो ताकतवर बना रहता है। आपने उसे उस स्थिति में देखा, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना हम नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने कहा, लेकिन तुम तो किसी को भी मार देते होगे, तुम तो शैतान हो ना। उन्होंने कहा, जी नहीं, आप पुलिस में जा सकते हैं, सारी जानकारी जुटा सकते हैं। यहाँ अगर किसी के साथ कोई हादसा हुआ हो, या जंगल में कोई भटका हो, या यहाँ कोई ऐसा कत्ल हुआ हो, ऐसी घटना यहाँ पर कभी नहीं हुई। इसीलिए आपको हम पर यकीन करना होगा। रिपोर्ट में वो बताना होगा जो हमारे लिए सही है। हम नहीं चाहते इसके बाद हमारे घरों में कोई इंस्पेक्शन हो। वो जो एक कमरा जिसे किसी को हम दिखाते नहीं, उसमें उस परिवार का एक राज है। कोई शैतान हो सकता है, तो कोई एक पिशाच। वो राज उस कमरे में हम दबाए रखते हैं, और आपके आने के बाद हमें ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी अपने राज को छिपाने के लिए। लेकिन फिर भी आप जान ही गए। हम खतरनाक नहीं हैं, ना आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ना किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम इसी तरह से यहाँ रहना चाहते हैं, बाकियों से दूर। आप समझ रहे हैं ना? जिसके बाद मैं डरा हुआ था, और मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, मैं रिपोर्ट बना दूंगा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर मुझे उन्होंने वहाँ से जाने दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहाँ से गाड़ी जब मैं ले जाने वाला था, तब एक बच्चा, जो दिखने में बड़ा खौफनाक लग रहा, लेकिन उसने रूप बदला और फिर कहा, अंकल थोड़े हम अजीब हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? रहना चाहते हैं हम, नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या अलग से रह नहीं सकते? क्या हमें मुख्य धारा में आना ज़रूरी है? क्या हमारी ज़िंदगी नहीं है जो बाकियों से अलग हो? आप प्लीज़ रिपोर्ट में ऐसा कुछ मत कीजिएगा जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। मैं गाड़ी लेकर वहाँ से सीधा पास के पुलिस स्टेशन की तरफ निकला था, जो यहाँ से 70 मील की दूरी पर था। पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लेंट करना चाहता था कि मैं एक प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हूँ, और उन घरों में मैंने कुछ अजीब देखा। पुलिस वाले खुद मजाक कर रहे थे कि भूत वूत तो नहीं देखा। वो कॉलोनी को भूतिया कहा जाता है। कुछ पागल लोग हैं जो कहते हैं वहाँ भूत वूत दिखे उन्हें, वो आसपास कहीं कोई काला जादू कर रहा था या जंगल में कुछ ऐसा। तब मैंने पुलिस वालों से पूछा था, क्या वहाँ कोई हादसा हुआ है, कुछ ऐसा, कोई मरा हो या किसी का कत्ल हुआ हो काले जादू से जुड़ा हुआ? तो पुलिस वाले कहने लगे, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उस कॉलोनी को सबसे शांत कॉलोनी कहा जाता है। झगड़ा तक नहीं करते वो लोग। अगर कोई पुलिस वाला जाए तो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वहाँ पर कोई भटका हो तो वो कॉलोनी वाले पता नहीं कैसे उसे ढूंढ लेते हैं। उन्हें जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में पता है। वो ढूंढ लेते हैं, लोगों की मदद करते हैं। भटका हो तो उसे वहाँ रखते हैं, कभी कभी वहाँ से निकलने का रास्ता देते हैं। गाड़ी किसी खराब हो तो वो ठीक करते हैं। ऐसे लोग बहुत मददगार हैं, तो उनके खिलाफ तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपने शब्द बदल लिए और फिर पूछा, आपको पक्का है कि वो एक शांत कॉलोनी है? कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ, जो वहाँ गया वो सुरक्षित रहा? उन्होंने कहा, बिल्कुल, वहाँ वैसे कोई जाता ही नहीं। सरकारी लोग जाते हैं या कोई मुसाफिर, लेकिन सब सुरक्षित ही हैं। वो तो लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन रहते कैसे हैं ये समझ में नहीं आता।
अब हर किसी का कोई राज होता है, वहां खेती वेती करते होंगे। पुलिस स्टेशन से निकलकर वापस मैं उसी कॉलोनी में गया था। वो लोग भीड़ बनाकर वहां इंतजार कर रहे थे कि मैं अकेला आता हूं या किसी के साथ। और फिर उनसे मिलकर मैंने कहा था, देखिए, आपके बारे में कुछ हद तक मैं जान पाया हूं और मैं भी आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता और मैं खुद भी सुरक्षित रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे घर की इंस्पेक्शन करनी होगी। मैं किसी और चीज़ की इंस्पेक्शन अब नहीं करूंगा। मुझे मेरा काम ज़रूर करना होगा कि घर रहने लायक है। अगर यहाँ कोई हादसा हुआ तो मेरी नौकरी पर खतरा बढ़ सकता है, आप समझ सकते हैं ना। और उसके अगले 10 दिनों तक मैं वहाँ पर डर डर कर ज़रूर रहा, लेकिन अब उनका सच जानता था और धीरे धीरे उनकी जानकारी भी पाई। वो किस तरह के जीव हैं, कुछ पिशाच हैं तो कुछ भेड़िया मानव हैं जो मिलकर वहाँ पर रहते हैं लोगों से दूर। और हर किसी ने अब हर एक कमरा तक दिखाया। कुछ ऐसे घिनौने कमरे थे जिन्हें मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन अब वो हर एक जगह दिखाना चाहते थे जो सुरक्षित थी। कुछ बेसमेंट में रहते, अब कुछ ने घर के नीचे सुरंगें बना रखी थी क्योंकि उसे ज़मीन के नीचे रहना पसंद था। रिपोर्ट में मैंने यही लिखा था, कॉलोनी 50 साल पुरानी ज़रूर है, लेकिन घर बिल्कुल ठीक हालत में है और अगले 20 से 30 सालों तक दोबारा इंस्पेक्शन की कोई खास ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। और इस तरह से उन लोगों ने मेरा धन्यवाद किया था और मैं पहली बार एक ऐसी कॉलोनी से कुछ सीख कर निकला था कि यह दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें रहस्य भरे पड़े हैं और हो सकता है आप किसी समय किसी नई चीज़ को देखकर हैरान हो, लेकिन ये उन हजारों रहस्यों में बस एक छोटा सा रहस्य होगा। ये दुनिया ऐसी ही है, सोच समझ के परे।